दिल्ली एक नहीं है। जो आज पुरानी दिल्ली कहा जाता है वो एक्चुअली मॉडर्न दिल्ली है, क्योंकि वो तो 300-400 साल पुरानी है। असली जो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, वो तो महरौली से शुरू होती है। आज के वक्त में भगत सिंह की इम्पोर्टेंस जो है उसको किस तरह समझना चाहिए? देखिए, आज मैं हमेशा कहता हूँ भगत सिंह हमारे लिए सिर्फ एक शहीद नहीं है। शहीद भगत सिंह से पहले भी बहुत लोग थे और उसके बाद भी शहादत बहुत लोगों ने दी मुल्क के लिए। किस तरह का हिंदुस्तान चाहते थे, जिसमें ना ऊंच नीच की कोई बात हो, ना उसमें धर्म के नाम पर डिवीजन हो, ना उसमें जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत हो। सर, उर्दू की बुनियाद और तरक्की दिल्ली का कितना अहम रोल रहा? दिल्ली का बहुत अहम रोल है। ज़बान इलाकों की होती है, ज़बान इलाकों की होती है। ज़बान किसी मज़हब की नहीं होती, कोई भी ज़बान। दिल की धड़कन यानी भारत की राजधानी दिल्ली या फिर नई दिल्ली, सवाल तो यही है, समय के बहते दरिया में यह शहर अपनी पहचान कैसे बनाए रखता है। अगर इतिहास के पढ़ते खोलें तो पता चलता है कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ज़बान, तहजीब और संस्कृति का संगम रही। यहाँ की गलियों में गालिब दाग दहलवी की शायरी गूंजती है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की सूफियत की खुशबू महसूस होती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब। सर, आपका DN24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपकी इब्तदाई तालीम और ये खुशगवार सफ़र कैसे शुरू हुआ हिस्टोरियन बनने का? मैं तो मेरठ से ताल्लुक़ है मेरा जो दिल्ली के बहुत नज़दीक है, और तारीख़ से मेरा ताल्लुक़ MA से शुरू हुआ। मैं तो साइंस पढ़ा ग्रेजुएशन तक, और दिलचस्पी साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि घर में कुछ बड़े होने का सबसे बड़े होने का एक थोड़ा सा कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं, तो उसमें एक्सपेरिमेंट भी बड़े पर ही किए जाते हैं। तो ये हुआ कि भाई साइंस पढ़ी जाए, लेकिन वो दिलचस्पी ना होने की वजह से वो ग्रेजुएशन तक रहा। उसके बाद फिर 1974 में हमने MA किया। मेरठ कॉलेज हुआ करता था उस ज़माने में, अभी भी है। और उसके बाद कुछ साल सोचने में लगे कि क्या किया जाए, और फिर वो भगत सिंह से ताल्लुक़ जुड़ा और वो PhD पर शुरू किया काम। और वो 1977-78 से लेके फिर 81-80 तक उस PhD किया, वो भी मेरठ से किया। रजिस्ट्रेशन मेरठ में था, काम सब दिल्ली में होता था, नेशनल आर्काइव्स और तीन मूर्ति वगैरह में। और सो उस पीरियड में जाहिर है कि जब काम ख़त्म होने के बाद दिल्ली में, क्योंकि आना जाना रहता था अक्सर आर्काइव्स में इधर उधर, तो एक सेमिनार दिल्ली में हो रहा था इब्न सीना पर। तो वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ हमारी मुलाकात एक प्रोफेसर रहमान हुआ करते थे, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने ये देख के कि ये कुछ यंग लोग हैं, कौन लोग हैं, तो दिलचस्पी दिखाई, बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हैं, तो फिर मैं उस वक्त तक DAV कॉलेज में बुलंदशहर में पढ़ाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई PhD आपने कर लिया तो कुछ नया काम कीजिए। हिस्ट्री ऑफ साइंस में शुरू कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट CSIR के उसमें इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें दिलचस्पी हो तो नई चीज़ होगी। तो मैंने कहा भाई मैं इस बारे में कम जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त दीजिए तो फिर मैं वापस आऊँगा आपके पास। तो वो फिर ये 1982-83 की बात है, और फिर हमने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। फिर वो हिस्ट्री ऑफ साइंस का सिलसिला शुरू हुआ, और हिस्ट्री ऑफ साइंस शुरू हुआ फिर उर्दू ज़बान में। साइंस, मॉडर्न साइंस कैसे दिल्ली में फ़रोग पाई, उसी पर कई साल काम किया। बहुत सारी चीज़ें फिर आगे चलती रहीं, फिर वो डाइवर्सिफाई हुआ, बंगाल पर बहुत सारा काम किया, फिर बहुत सारी चीज़ें। हिस्ट्री ऑफ साइंस वो 28-29 साल तक, भगत सिंह को तो भूल गए, वो PhD छापा भी नहीं। अच्छा। और क्योंकि हिस्ट्री ऑफ साइंस में वक्त ही नहीं मिला, वो ना एकदम डीपली इन्वॉल्व हो गए कि वो फिर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च पेपर्स, किताबें, सब चलता रहा। 100 साल भगत सिंह के जब मनाए जा रहे थे वो 2007 में, तब हमारे कुछ दोस्तों ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में जो आर्काइव्स में साथ बैठ के काम करते थे, उन्होंने कहा कि भाई ये इतनी
आइडियोलॉजी पर इतना काम है, किसी ने किया भी नहीं, तो उसको एक सबैटिकल लेकर हिस्ट्री ऑफ साइंस से इसको कुछ छापिए। तब फिर मैंने 6 महीने तीन मूर्ति लाइब्रेरी में बैठ के उसको छोटी सी किताब थी, क्योंकि सिर्फ आइडियोलॉजी पर थी वो, तो वो हमने किया। वो फिर 2007 में छपी। छपने के बाद वो बड़ी मकबूल हुई, फिर हिंदी में आई फ़ौरन ही, फिर तमिल, फिर मलयालम, फिर बांग्ला, फिर पंजाबी, तो ये इतने सारी लैंग्वेजेस में वो छपती रही। और आज भी मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी पर, भगत सिंह पर बहुत लोगों ने बहुत से काम करते रहते हैं, लेकिन विचारधारा पर, आइडियोलॉजी पर कोई काम अभी भी नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत जिक्र इधर उधर लोग करते रहते हैं, लेकिन पूरी डेडिकेटेड आइडियोलॉजी पर किताब अभी भी नहीं है। तो ये एक सिलसिला रहा। उसके बाद से फिर तो बहुत सी चीज़ चलती रहती हैं। आपने मॉडर्न साइंस का जिक्र किया, एजुकेशन का जिक्र किया, तो एक मेरा ख्याल आ रहा है, सर सैयद अहमद खान, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मॉडर्न साइंस और एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया। आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा, आज के वक्त में किस हद तक उनकी कोशिशें कामयाब रहीं? देखिए, सर सैयद पर मैंने पहला पेपर मैंने 1985 में छापा, जो पेरिस में एक जर्नल में छपा। क्योंकि जब हमने उर्दू में साइंस की काम शुरू किया तो उसमें ज़ाहिर है कि सर सैयद का ज़िक्र आना ही था। और सर सैयद की जो कोशिशें थी, क्योंकि 1857 के बाद के सर सैयद और 1857 के पहले के सर सैयद, ये दो अलग अलग शख्सियतें हैं। क्योंकि 1857 से पहले सर सैयद आसार और सनादीद के सर सैयद थे, जब उनकी दिलचस्पी पुराने इस्लामी तारीख़ और मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स और मस्जिद, मकबरे, किले, उनमें दिलचस्पी थी, और दिल्ली के ख़ास तौर से। उस पर उन्होंने 1845-46 में एक किताब लिखी थी, आसार सनादीद। लेकिन और उसके बाद भी वो इस्लाम पर बहुत कुछ लिखते रहे। 1857 के बाद उनका जहन जो है वो बदला, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये ऐसा वक्त है जिसमें मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट किया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, क्योंकि उनको ये एहसास था कि बहादुर शाह ज़फ़र की लीडरशिप में, क्योंकि ये जंग लड़ी गई, तो मुसलमान उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जबकि वो लड़ाई मिली जुली लड़ाई थी, उसमें हिंदू मुसलमान यकजहती हमें देखने को मिली, पहली बार शुरुआत होती है। और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंग थी वो एक मुश्तरका जंग थी, लेकिन टारगेट मुसलमानों को किया गया। और मुसलमान ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं उसके लिए, क्योंकि उन्होंने समझा कि साहब अंग्रेज़ अगर बुरे हैं तो अंग्रेज़ों के साथ जो भी कुछ चीज़ जुड़ी है वो बुरी है, चाहे वो अंग्रेज़ी ज़बान हो, या अंग्रेज़ी साइंस हो, या अंग्रेज़ी तहज़ीब हो। और तो उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश की, जिसके साथ जंग की सर सैयद ने, इस सोच के ख़िलाफ़ कि आप अंग्रेज़ों से लड़िए, लेकिन अंग्रेज़ जो साइंस लाए हैं वो तो आपके काम आएगी, ज़बान अंग्रेज़ी तो आपके काम आएगी, उससे आप क्यों लड़ते हैं। तो ये एक तहरीक शुरू किया, और वो शुरू हुई 1866-67 में, जब सर सैयद की पोस्टिंग गाज़ीपुर में थी एज ए जज, एज ए जुडिशल सर्विस में थे वो। तो उन्होंने एक गाज़ीपुर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। कुछ दिन बाद उनका ट्रांसफ़र अलीगढ़ हो गया, और वो फिर अलीगढ़ आके उन्होंने उसको अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी का नाम दिया। वहीं पर उसका दफ्तर बना, और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद की शुरुआत है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनी 1920 में, उसकी बुनियाद रखी गई 1860s में। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी जो बनी, एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज बना 1870s में। तो ये सब इवोल्यूशन है यूनिवर्सिटी का। तो सर सैयद की जो पूरी तहरीक है वो शुरू अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी से होती है, जिसका मकसद था उर्दू पढ़ने वालों के लिए साइंस में, मॉडर्न साइंस में टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल कराना। क्योंकि उर्दू का इस्तेमाल या उर्दू का रोल आम तौर से देखा जाता है कि उर्दू शायरी और इश्क और मोहब्बत की बात होती है, और वही पहचान उर्दू की थी, जो हकीकत नहीं है।
और सर सैयद ने कोशिश यही किया कि उर्दू को साइंस की ज़बान, तहक़ीक़ की ज़बान बनाया जाए, और उसमें फिर कोशिश करके बहुत सारे तर्जुमे कराए गए टेक्स्ट बुक्स के ख़ास तौर से। खेती कैसे की जाए, मॉडर्न टेक्निक, उसके एक्सपेरिमेंट्स किए सर सैयद ने अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से। अमेरिका से बहुत सारे उन्होंने टेक्निक्स सीखी। अमेरिका में जिस तरह से खेती की जाती थी उस ज़माने में, वो वहाँ से इंपोर्ट की वो टेक्नोलॉजी, वो सोच। तो ये सब शुरुआती काम है जो सर सैयद ने मुसलमानों के इंटरेस्ट में प्रमोट किए। दूसरी चीज़ जो आज जिसकी अहमियत है आज के हिंदुस्तान में, वो ये है कि सर सैयद जब ये सब कुछ कर रहे थे और उर्दू ज़बान को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, तो उस वक्त अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी में भी वो सिर्फ मुसलमानों का प्लेटफॉर्म नहीं था। उस वक्त के ज़मींदार, पैसे वाले, पढ़े लिखे हिंदू और मुसलमान सब उसमें शामिल थे। इनके दोस्त जो सर सैयद के साथ जो काम करते थे, जैसे राजा जाकिशन दास, वो उस अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी जुड़े थे। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि उर्दू ज़बान या सर सैयद की तहरीक कोई कम्युनल तहरीक नहीं है, उसमें फ़िरका परस्ती कहीं नहीं है, वो तो हम आज देखते हैं उसमें जी। और जो भी कुछ थोड़ी बहुत आई वो बाद में जाके सर सैयद को कुछ उनके जहन में तब्दीली आई, क्योंकि 1870s में सर सैयद ने एक प्रपोज़ल रखा था, और इसका जिक्र करना ज़रूरी है, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक उर्दू यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने प्रपोज़ल रखा। उसी ज़माने में बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र और कुछ लोगों ने मिलके इसको काउंटर किया कि साहब यूनिवर्सिटी अगर बनाई जाए तो फिर उर्दू यूनिवर्सिटी क्यों, देवनागरी और हिंदी में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उर्दू में क्यों होनी चाहिए। तो ये सर सैयद की जो पूरा प्लान था उसको काउंटर किया लोगों ने। यहाँ से सर सैयद में मायूसी शुरू होती है कि मैं जब ये तहरीक की बात करता हूँ, उर्दू की बात करता हूँ, उर्दू तो मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हर पढ़े लिखे इंसान की, इंडियन की ज़बान है, जो 19वीं सदी में थी भी, नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से। लेकिन ये एक झगड़ा शुरू होता है, और ये शुरुआत है, और वहीं से सर सैयद के अंदर ये भी जज्बा पैदा होता है कि साहब लोग साथ जुड़ के काम करना नहीं चाहते, मज़हब के नाम पर, ज़बान के नाम पर तफरीक की बात करते हैं। तो ये जो लास्ट का पीरियड है उनका 1870s 80s, और 1898 में तो उनका इंतकाल हुआ। तो ये 15-20 साल हैं, उसमें उनकी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ तकरीरें ऐसी हैं जिसमें वो थोड़ा सा ये एहसास होता है कि उनको मायूसी हुई कि लोग एक साथ नहीं हैं, लोग मिलके उर्दू ज़बान को लेके यूनिवर्सिटी बनाने के फेवर में नहीं है, और उसको काउंटर करते हैं हिंदी से। हिंदी उस वक्त तक उतनी मकबूल ज़बान नहीं थी नॉर्थ इंडिया में, जो बाद में आगे हुई। तो ये एक सर सैयद का ब्रीफली रोल है उस पीरियड में, और उसके बाद तो फिर आगे बहुत कुछ हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये शुरुआत मैंने बताया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में? अच्छा, मौलाना के बारे में ये है कि मौलाना के, देखिए जब मौलाना आप ने जब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे, मौलाना आज़ाद चेयर थी, तो मैं 7-8 साल 9 साल में रहा, और वहीं से मेरी दिलचस्पी मौलाना आज़ाद के काम में थोड़ा बढ़ी। पढ़ा तो पहले से भी था, लेकिन वो उतना तफसील में नहीं पढ़ते थे। ये किताब भी 2023 में आई, और काफ़ी दिन तक मैं काम करता रहा। मौलाना का ताल्लुक़ भी दिल्ली शहर से है, ये भी कम लोग जानते हैं, क्योंकि मौलाना का परिवार दिल्ली का रहने वाला था। मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना आज़ाद के वालिद, 1857 से पहले बहुत सारे मुसलमान पढ़े लिखी फैमिलीज़ हिंदुस्तान छोड़ के गई इधर उधर, क्योंकि बहुत मायूस थे लोग कि अंग्रेज़ों की हुकूमत आने वाली है, हमारी मज़हब, हमारी कल्चर, हमारी ज़बान ख़तरे में आ जाएगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी फैमिलीज़ माइग्रेट की, और बहुत सारे लोग हिजाज़ चले गए। मौलाना की फ़ैमिली ख़ुद, मौलाना खैरुद्दीन हिजाज़ गए, नौजवान थे, वहीं मौलाना की पैदाइश हुई। 7-8 साल वो अरब में रहे,
मौलाना खैरुद्दीन ने शादी भी एक अरब अपने एक उस्ताद की, कुछ लोग कहते हैं बेटी थी, कुछ लोग कहते हैं भतीजी थी, लेकिन वो ज़ाहिर है कि अरब महिला थी, उनसे शादी हुई। वो तो उनकी माँ थी, तो उनकी मदर टंग, एक्चुअली मदर टंग जो है वो अरबी है मौलाना की। उसके बाद मौलाना दिल्ली लौट के नहीं आया, उनकी फैमिली। मौलाना खैरुद्दीन साहब एक सूफ़ी हो गए, और इस्लामिक स्कॉलर, सूफ़ी नक्शबंदी सूफ़ी तहरीक से उनका ताल्लुक़ था। और तो वो उसके बाद कलकत्ता के कुछ लोग, पैसे वाले लोग, जो अरब हिजाज जाया करते थे, हज में जाते थे, वहाँ उनसे मुलाकात होती थी, उन्होंने तैयार किया मौलाना खैरुद्दीन को कि वो हिंदुस्तान आए और कलकत्ता आए, यहाँ आके हम उनको घर देंगे, सपोर्ट करेंगे। ये बहुत सारे मुरीद उनके, सूफ़ी होने के नाते बहुत सारे मुरीद कलकत्ता में थे, तो उनका फैमिली कलकत्ता आई, और मौलाना ज़ाहिर है कलकत्ता वाले हो गए। तो दिल्ली से ताल्लुक़ उस तरह से नहीं रहा जो होना चाहिए था। तो उनकी पहचान कलकत्ता से ही रही मौलाना की, और वहीं उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी भी। अभी आपने ज़िक्र किया उर्दू ज़बान का, और आपने मॉडर्न साइंस पे भी काफ़ी रिसर्च की है। क्या किसी ज़बान को मज़हब से जोड़ना सही है? बिल्कुल नहीं। ज़बान ज़बान इलाक़ों की होती है, ज़बान इलाक़ों की होती है, ज़बान किसी मज़हब की नहीं होती, कोई भी ज़बान, और मतलब रीजन्स की होती है। तो उर्दू के साथ भी वही है। उर्दू एक तो पहले बात तो ये कहना ही गलत है कि उर्दू एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है। अब हिंदुस्तान के बाहर कहीं उर्दू नहीं बोली जाती। जो बोलते हैं वो हिंदुस्तानी, साउथ एशियन ही हैं, हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों। बाकी कोई उर्दू नहीं बोलता। उर्दू से ताल्लुक़ किसी का है ही नहीं, किसी मुसलमान का। तो मज़हब से तो कोई ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। उर्दू के बड़े बड़े शायर गैर मुस्लिम हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। क्योंकि वो उर्दू से मोहब्बत है, उस मोहब्बत में बोलने वाला कोई भी हो, मज़हब उसका कुछ भी हो, ज़बान का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक मीठी ज़बान है, तहज़ीब अलग ही झलक नज़र बिल्कुल आती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये इसीलिए मकबूलियत उसकी है, लोगों को पसंद इसलिए है क्योंकि उस ज़बान में कशिश है, और लोग उसको सीखना भी चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं। आज नौजवान नई पीढ़ी जो रेख्ता जैसे प्लेटफॉर्म पर जाती है, उसमें से 90% लोगों को उर्दू नहीं आती। वो देवनागरी में उर्दू शायरी पढ़ते हैं। राजकमल जैसे पब्लिशर्स, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनका कि उन्होंने अच्छे अच्छे शायरों को देवनागरी में अवेलेबल कराया। जो उर्दू सीख लें, ज़बान सीख लें, बड़ी अच्छी बात है। नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, देवनागरी में पढ़ें। अलीगढ़ का ज़िक्र हुआ तो मुझे याद आया, अभी मेरी हाल ही में प्रोफेसर इरफान हबीब साहब से मुलाकात हुई थी। तो वहीं पर ज़िक्र हुआ सैयद इरफान हबीब साहब और इरफान हबीब साहब को लेकर, दो इतने बड़े मशहूर हिस्टोरियन, इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? फिर बताया अपने वालिद का, तो वो क्या वाक़या, मैं आपके लफ्ज़ में सुनना चाहूँगा। नहीं, वो वाक़या ये है कि वो एक तो बहुत लोग मतलब ये सोच नहीं पाते कि जब आप बच्चा कोई पैदा होता है तो वो ये सोच के नहीं बच्चा आता है दुनिया में कि वो हिस्टोरियन बनेगा या कुछ बनेगा। तो हम भी ऐसे थे, तो आए। तो फिर हमारे जो वालिद थे वो अलीगढ़ में थे, और इरफान साहब के क्योंकि कंटेम्प्रेरी थे और मुलाकात थी, जान पहचान अच्छी दोस्ती जो भी कुछ थी, वो तो एक डॉक्टर थे। और तो जब हमारी पैदाइश हुई 1953 में, उस साल इरफान साहब ने अपना एमए का एग्ज़ाम टॉप किया। तो हमारे फादर ने ये देखकर नाम इरफान हबीब रख दिया। तो उसमें कोई, अब मैंने हिस्ट्री पढ़े भी नहीं, ये तो इत्तेफाक है कि साइंस से घूमते हुए हिस्ट्री में आ गए। तो ये एक बड़ा, मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज रहा जब मैं हिस्ट्री शुरू किया, क्योंकि इरफान साहब का ऐसा नाम है कि उसको उसका एहतराम बाकी रखना, उसी सब्जेक्ट में काम करना एक बड़ा चैलेंज था। और मुझे नहीं लगता कि मैं उस चैलेंज पर पूरा उतर पाया हूँ, लेकिन एक चैलेंज हमेशा रहा पिछले 30-40 साल में। और इरफान साहब से मुलाकात ज़ाहिर है कि होती रही। इस बीच में बहुत सारे किस्से कहानियाँ भी बीच में जुड़ गए नाम के कन्फ्यूज़न को लेके।
कभी कभी बड़े एम्बेरेसिंग होते थे, कभी बहुत दिलचस्प होते थे, तो ये तो सब चलता रहा। हाँ। आपने अभी जिक्र किया 40 साल का एक भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, एक आपकी बुक भी है टू मेक दैट ईयर। तो आज के वक्त में भगत सिंह की इम्पोर्टेंस जो है उसको किस तरह समझना चाहिए? देखिए, आज मैं हमेशा कहता हूँ भगत सिंह हमारे लिए सिर्फ एक एक शहीद नहीं है, और ये या राष्ट्रवादी एक देशभक्त नहीं है, वो उससे ज़्यादा है। शहीद तो है ही, उसका एहतराम तो हम सब लोग करते ही हैं। शहीद भगत सिंह से पहले भी बहुत लोग थे, और उसके बाद भी शहादत बहुत लोगों ने दी मुल्क के लिए। भगत सिंह का जो एहतराम है वो भगत सिंह की सोच, भगत सिंह की विचारधारा, आइडियोलॉजी, वो है असली चीज़। भगत सिंह ने किस तरह के हिंदुस्तान की सोच हमारे तक छोड़ी, किस तरह का हिंदुस्तान चाहते थे, जिसमें ना ऊंच नीच के कोई बात हो, ना उसमें धर्म के नाम पर डिवीज़न हो, ना उसमें जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत हो। ये सब लिखा है। ऐसा हिंदुस्तान जिसमें 98% लोगों की भागीदारी हो, जिसके गवर्नेंस में 2% अमीरों की नहीं। ये भगत सिंह के अपने मैनिफेस्टोज हैं जो नौजवान भारत सभा उन्होंने बनाई 1926 में। उसके मैनिफेस्टो में ये साफ तौर से लिखा कि भाई ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 98% लोगों की भागीदारी हो। तो ये एक ऐसा हिंदुस्तान की कल्पना वो करके गए। अफसोस ये है कि हम ना तो उस सोच को याद रखते हैं। 23 मार्च आती है शहादत, तो फूल माला डाला, फिर भूल गए। ये 28 सितंबर पैदाइश का दिन है, तो उसमें भी वो फिर यही करते हैं हम लोग। लेकिन पूरे साल भगत सिंह को कैसे याद रखा जाए, भगत सिंह की सोच को कैसे याद रखा जाए, धर्म और जाति के नाम पर हम आपस में क्यों लड़ें, ये तो भगत सिंह ने चाहा था, इस पर लिखा भी है। 1928 में इस आर्टिकल्स हैं, कीर्ति अखबार निकला करता था अमृतसर से, उसमें लिखा। अब आते हैं दिल्ली पर। भारत की राजधानी दिल्ली या फिर नई दिल्ली, तारीख में ये शहर कब कितना अहम रहा? ये तो पहली बात तो ये कि बहुत बहुत सारा बड़ा डाइवर्स शहर है। एक दिल्ली एक नहीं है। जो आज पुरानी दिल्ली कहा जाता है वो एक्चुअली मॉडर्न दिल्ली है, क्योंकि वो तो 300-400 साल पुरानी है। असली जो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, वो तो महरौली से शुरू होती है। महरौली है, उसके बाद फिर तुगलकाबाद है, उसके बाद फिर फिरोज़ाबाद है, फिरोज शाह कोटला है, उसके बाद सीरी फोर्ट का इलाका है। अलग अलग पीरियड में 6-7 दिल्ली हैं जो अलग अलग मौके पर अलग अलग पीरियड्स में बसी। आज जो दिल्ली है, जो हम जहाँ हम आज बैठे हैं, ये इलाका, ये तो अंग्रेज़ों की दिल्ली है, नई दिल्ली बनने से पहले। जो हुकूमत 1930 से नई दिल्ली बनने तक, तो दिल्ली की हुकूमत यहाँ से होती थी। फ्लैग स्टाफ रोड है, ये पूरी विधानसभा है, ये पूरा इलाका हिंदू राव है, यही सब अंग्रेज़ों का इलाका था। सिविल लाइंस कहलाता था, तो यही सब अंग्रेज़ रहते थे। तो उसके बाद फिर नई दिल्ली बनती है, और नई दिल्ली बनने के बाद जो आज हम शक्ल देखते हैं वो एक नई दिल्ली की शक्ल है। लेकिन ये कहना कि दिल्ली जो है वो कोई एक पार्ट जो है वो दिल्ली है, दिल्ली के अलग अलग रूप हैं। आज हम, क्योंकि वो सब इतने ब्लर हो गए डिस्टिंक्शन, कि उसको उसमें फ़र्क करना ही बड़ा मुश्किल है। जब तक कि आप पढ़ें नहीं, जब तक कि आप उन किताबों में ना पढ़ें जहाँ ये सब बताया जाता है कि कौन से दिल्ली कब बसी और कब उजड़ी। उसके बाद नई दिल्ली बनी, फिर नई दिल्ली जो है वो आज पुरानी है। जो आज आपको नई लगती है वो एक्चुअली नई नहीं है। तो मतलब ये एक दिल्ली के बारे में बड़ा। और फिर उसका, क्योंकि दिल्ली की अहमियत इसलिए है कि तो सारे लोगों ने राजधानी दिल्ली क्यों बनाया। एक तो गेटवे है, सारा जो पूरा हमारा फ्रंटियर है जहाँ से लोग आते रहे, तो वो यही एक शहर था जो एक फ्रंट लाइन में था, जहाँ आप मंगोलों को से लड़ सकते थे और जो आने वाले लोग थे उनको रोक सकते थे। तो इसलिए दिल्ली की अहमियत हमेशा रही। सर, अक्सर दिल्ली को गंगा जमुनी तहजीब का आईना कहा जाता है, और इस तहजीब की बुनियाद किस दौर में किस तरह ना की गई? ये कोई एक्चुअली इसकी कोई ऐसी डेट की नहीं आप दे सकते, क्योंकि
इसका जिक्र सबसे पहले मेरे ख्याल से तो सरोजिनी नायडू ने किया है अर्ली 20th सेंचुरी में 1906, 7 या 8 में अपनी तकरीरों में उनका जिक्र है, गंगा जमनी तहजीब की बात करती है। उससे पहले भी लोग करते रहे हैं जिक्र यही है कि भाई गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये है कि आप मिली जुली जो संस्कृति है, कल्चर है, प्यार मोहब्बत वाली कल्चर है, उसको प्रमोट करें। और दिल्ली उसका एक लिविंग एग्जांपल है, जहाँ बहुत सारे लोग आए और आके यहाँ पर मिलजुल गए, एक दूसरे में समा गए, प्यार मोहब्बत से रहे, और उसी को आप ज़िंदा रखने की कोशिश करें। इसीलिए लोग बार बार गंगा जमनी तहजीब को याद दिलाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है और बड़ी अच्छी कोशिश लोगों ने की और उसको बाकायदा आगे बढ़ाया। और आज जो एक चैलेंज हम सब लोगों के सामने है, वो चैलेंज यही है कि उस तहजीब को कैसे ज़िंदा रखा जाए। अब इसी जब हम गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र करते हैं तो अक्सर ये जहन में और ख्याल भी आता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जैसे सूफियों ने दिल्ली की रूह को एक अलग पहचान दी। हाँ, नहीं, वो ज़ाहिर है कि वो उस पीरियड की 13th सेंचुरी, 13वीं सदी, 14वीं सदी की बात है। वो दूसरा तरह का दिल्ली था। वो ज़ाहिर है कि उसमें उस वक्त की जो दिल्ली थी, मतलब निज़ामुद्दीन औलिया उन लोगों में है जो हुकूमतों से दूर रहते थे, और तुगलक पीरियड में मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक वो लोग मिलना भी चाहते थे, तो वो ज़ाहिर है कि वो उसको इनकार करते थे। तो एक अलग सी दुनिया थी निज़ामुद्दीन औलिया की, सूफियों की, कि वो जो एक डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ वो उस हुकूमत की जो दुनिया है उससे बिल्कुल अलग, जिसमें ना कोई पाबंदी मज़हब की थी, ना किसी ज़ात बिरादरी की थी। हर आदमी जो भी एक प्यार मोहब्बत से की बात करना चाहता है, वो निज़ामुद्दीन औलिया से जुड़ा था। अमीर खुसरो की कब वही है, अमीर खुसरो तो जनरल है, तो आर्मी का जनरल भी तो है वो। जी। वो सिर्फ एक कवि और शायर और एक आर्टिस्ट थोड़ी है, म्यूजिशियन भी है, जनरल भी है, पोएट भी है, एक सूफ़ी भी है। तो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, और वो सारी आइडेंटिटीज़ घुल मिल के एक आदमी इंसान बनाती है अमीर खुसरो। और ज़ाहिर है कि उसका एक अमीर खुसरो का जो रोल है वो तो एक बहुत ही, म्यूज़िक में तो बिल्कुल ही, मतलब म्यूज़िक और शायरी, उसमें तो कोई एग्जांपल आपको मिलती ही नहीं। इतना डाइवर्स और इतना खूबसूरत मिक्सचर डिफरेंट टैलेंट्स का एक आदमी में बहुत कम मिलता है। दिल्ली से शाहजहानाबाद, फिर नई दिल्ली और अब मेट्रो सिटी, बहुत चीज़ें तब्दील हुई और इस तहजीब में इसका गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बात कर रहे हैं, क्या असर पड़ा, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये जो पुरानी बातें हैं वो तो एक तो पहली बात तो हमें ज़्यादा नॉस्टैल्जिक नहीं होना चाहिए। वक्त बदलता है तो वैल्यूज़ बदलती हैं। कुछ अच्छी तब्दीलियाँ होती हैं, कुछ बहुत अच्छी तब्दीलियाँ नहीं होती। तो चेंज होता ही है। दिल्ली भी चेंज हुआ है और शहर भी चेंज हुए हैं और मुल्क भी चेंज हुए हैं, तो सब जगह चेंज होता है। बात यह है कि उस चेंज में एक ऐसा चेंज हो जो इंसानियत को तकलीफ़ ना पहुंचाए, जो इंसानियत को बांटे नहीं, जो हमारे दुख ना बढ़ाए, प्यार मोहब्बत कायम रखे, है ना, उस तरह का चेंज ठीक है। आज अफसोस ये है कि कुछ ऐसे चेंजेस हुई हैं जिनमें ये चीज़ें गायब हो गई, तो उनको वापस कैसे लाया जाए, इसलिए हम गंगा जमनी तहजीब की बात भी करते हैं। इसीलिए बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि वो गंगा जमनी तहजीब तो वापस नहीं आ सकती जो वो उस वक्त थी, क्योंकि वो पीरियड अलग था, आज पीरियड अलग है, न वक्त है लोगों के पास। मेट्रो की बात करते हैं तो भाई मेट्रो तो एक दूसरी दुनिया की चीज़ है। तो फिर हमारे लोगों का जो ज़िंदगी है वो भी दूसरे तरह की है, तो वो ना एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना उस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इंसानियत को बाकी रखने के लिए तो कोशिश की ही जा सकती है, उसके लिए कोई किसी पीरियड की ज़रूरत नहीं है। सर, उर्दू की बुनियाद और तरक्की दिल्ली का कितना अहम रोल रहा? दिल्ली का बहुत अहम रोल है। ज़ाहिर है कि उर्दू जो है वो, उर्दू के बारे में बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं, लेकिन उर्दू एक्चुअली पैदा तो दक्कन में हुई जी, और
ब्रज। हाँ, लेकिन वहाँ से ही फिर फैलते फैलते बहुत से शहरों में गई, और दिल्ली एक बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है। दिल्ली भी है, लखनऊ भी है, और बहुत सारे शहर हैं जहाँ जहाँ उर्दू उर्दू फैली और पनपी। अभी आज अगर आप डेमोग्राफी में देखें, सेंसस में देखें, तो उर्दू बोलने वाले लोग उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में हैं। लोगों को ताज्जुब होता है, लेकिन ताज्जुब इसलिए नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा निज़ाम का की हुकूमत का हिस्सा था। तो वहाँ उर्दू को, क्योंकि निज़ाम की हुकूमत में उर्दू 1947 तक, जब तक हैदराबाद हिंदुस्तान की हुकूमत में शामिल नहीं हुआ, तब तक हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू मीडियम में पढ़ाई होती थी। अच्छा। और क्योंकि जब मैंने काम किया, उस काम में मैंने जाके देखा आसफिया लाइब्रेरी का एक वरांडा है अंदर, उसके अंदर बहुत सारे कबर्ड्स हैं, कम से कम 30-40, वो सब लॉक्ड हैं। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि भाई ये क्या है? साहब ये इसमें सब किताबें हैं। मैंने, क्या किताबें? ये सब उर्दू की किताबें हैं। कैसी? कि उर्दू की टेक्स्ट बुक्स हैं, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उस्मानिया जो हुकूमत थी निज़ाम की, उसमें स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स, साइंस और कल्चर और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब उर्दू में पढ़ा जाता था। वो सब वहाँ मौजूद हैं। और शायद ये ज़िक्र इरफान सर ने भी मुझसे कहा था, वो गवर्नमेंट वाला काम वो भी उर्दू में होता है। हाँ, गवर्नमेंट वाला भी काम अभी भी उर्दू में होता है। तो वहाँ वहाँ एक ट्रेडिशन है। तो वो जो ये महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है, उसी का असर है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इधर उधर फैले एम्पायर का हिस्सा थे। तो वो आज भी कस्बों में, शहरों में सब उर्दू पढ़ी जाती है। उर्दू शायरी मुशायरे होते हैं बड़े बड़े वहाँ। गालिब, ज़ौक़ हाँ। और दागदिली की शायरी दिल्ली में अगर देखा जाए तो किस तरह का एक मंज़र देखने के लिए मिलता है? ऐसा है, सबसे खूबसूरत, मतलब मैं एक सैफ महमूद ने किताब लिखी थी, बिलवेड दिल्ली, और वो दिल्ली शहर की बायोग्राफी है थ्रू दीज पोइट्स लाइव्स। ये सब जो नाम आप ले रहे हैं, जी, जी। इनकी ज़िंदगी, इनके कंट्रीब्यूशन, इनकी शायरी और इनकी पूरी जो विरासत है, उसके थ्रू दिल्ली की तारीख़। तो ज़ाहिर है कि ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शहर के लिए, और इनका एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे शहर की इवोल्यूशन के लिए भी, और शहर की कल्चर के लिए भी, अदब के लिए भी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। इन लोगों से पहचान है हमारे शहर की। क्या आज भी सर दिल्ली को उर्दू अदब का गहवारा कहा जा सकता है? मुझे नहीं लगता। अब कहाँ, मतलब हैं कुछ पॉकेट्स, लेकिन ये कि गहवारा तो नहीं है। उर्दू अदब का गहवारा कहाँ है? उर्दू, मतलब दिल्ली एक बहुत ही मतलब एक मिली जुले अलग अलग तरह के लोग शहर में आए हैं, जी। और बड़ा मेजर एक्सपेंशन हुआ है। तो उसमें बहुत सारे लोग फिर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हैं रोज़ी रोटी के लिए, जिनकी ज़बान उर्दू नहीं है। लेकिन ये कि गहवारा आप ना भी कहें, लेकिन उर्दू का ज़ौक़ या शौक़ रखने वाले नौजवानों में भी बड़ी तादाद है। चाहे वो उर्दू ज़बान ना पढ़ पाएँ, लेकिन उर्दू शायरी में या उर्दू अदब में शौक़ और ज़ौक़ अभी तक रखते हैं लोग। जब हम भारत की राजधानी की बात कर रहे हैं, भारत की राजधानी में मौजूद हो गए बात कर रहे हैं, तो भारत की राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक की एक अपनी अलग अहमियत है। और लाल किला, गुरुद्वारा, शीशगंज, बल्ली मरान, गालिब की हवेली और पराठे वाली गली जैसे अनगिनत पहचान चांदनी चौक में है। वक्त बदलने के साथ साथ चांदनी चौक की सूरत भी बदल गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मतलब चाहिए तो, अब मुग़ल पीरियड की बात तो छोड़िए, मतलब उस वक्त तो खैर चांदनी चौक का एक अलग ही वो था, क्योंकि उसमें पूरी कैनाल थी, यमुना से पानी आता था उसमें, फिर वो चांदनी चौक के बीच में से वो कैनाल बहती थी। लेकिन वो तो चलिए और पुराना हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों के ज़माने तक बाकायदा ट्रैम चलते थे। उसके फ़ोटोज़ तो अभी तक आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। जी, जी। तो उन ट्रैम से लोग चला करते थे।
तो ये एक शक्ल चांदनी चौक की बदली है। और आज पिछले 5-6 साल में शक्ल बदली, जो पिछली सरकार ने जो चेंजेस किए हैं, तो एक चांदनी चौक को नए सिरे से उसको एक नई पहचान देने की कोशिश की। तो वो सब है, वो तो टाइम के साथ बदलता रहा है। और लेकिन ये कि असली चीज़ ये है कि हमारा पुरानी दिल्ली, पुराना शहर, वो एक खाने के लिए अलग अलग खान पान शाही खाने के, खान पान वेजिटेरियन खाना, चाट, जलेबी, सिर्फ करीम से पहचान नहीं है, जी वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पहचान है। और कुल्फ़ी है वहाँ पर, उसकी पहचान, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पुरानी दिल्ली का जो एक अट्रैक्शन है वो बाकी है। और एक बड़ी अच्छी बात ये है जो पिछले कुछ सालों में हुई है कि ये पुरानी दिल्ली ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल थी लोगों के लिए। अगर आप किसी से कहें कि भाई पुरानी दिल्ली जाना है, तो लोग कई बार सोचते थे। मेट्रो के आने के बाद ये जो एक फासला है ये ख़त्म हो गया। तो इसलिए मेट्रो ने उस इलाके को ज़िंदा किया है दोबारा लोगों के लिए, एक्सेसिबल कर दिया। आप मेट्रो में बैठिए, 10 मिनट में आप आसपास से पुरानी दिल्ली चांदनी चौक पहुंच जाएंगे। और रमज़ान में पुरानी दिल्ली की रौनक एक अलग ही हाँ रहती है, बिल्कुल खान बिल्कुल पान की जब जिक्र हाँ होता है तो। बिल्कुल। वो तो एक वो रौनक तो मेट्रो से पहले भी थी, लोकल जी। लोगों के लिए तो थी ही। लेकिन अब वो मेट्रो के आने से 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर रहने वाला आदमी भी सोच सकता है कि 15-20 मिनट में वो पहुंच जाएगा पुरानी दिल्ली। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। सर कितने रिसर्च पेपर और कितनी बुक्स लिख चुके हैं आप अभी तक? अगर बुक्स, रिसर्च पेपर तो पता नहीं 50, 60, 70 ऐसी गिनती तो कभी किया नहीं। किताब 10-12 होंगी। अभी तो चल ही रहा है। सर अगर मैं आपकी रूम की बात करूं तो यहाँ पर चारों तरफ बुक तो नज़र आ रही हैं, मगर दो चीज़ और मुझे खास नज़र आ रही हैं। एक तो भगत सिंह और एक सरस्वती माता की तस्वीर। सरस्वती हमारी बीवी का एक बड़ा शौक़ है। वो उनका कलेक्शन पूरी हिंदुस्तान की अलग अलग जगह की जो सरस्वती हैं वो इकट्ठा करती। अच्छा। तो उसमें बहुत सारी, ऊपर आप देखेंगे तो उसमें मेटल की हैं जो आप उठा भी नहीं सकते, इतनी भारी है, वजनी बहुत अष्ट धातु की जैसे होती है, कई हज़ार की है। वो बड़े महंगी, बड़ी शौक से इकट्ठा करती हो। तो क्योंकि उनका काम पब्लिशिंग का है, तो सरस्वती का बड़ा अहम रोल है। सरस्वती तो ये, क्योंकि आजकल तो लक्ष्मी की बात होती है हर जगह, तो सरस्वती को तो ढूंढ पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो वो फिर तलाश जहाँ मिल जाती है वो खरीद लेती। एक शौक है, एक तरह हाँ शौक है, बिल्कुल लगाव उनका। लगाव है। सर DN24 से बात करने के लिए और उर्दू अदब और मॉडर्न साइंस और भगत सिंह को लेकर जो आपने तफसील से बयान किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब साहब। सर ने जिस तरह से अपने काम को लेकर जितना एक वक्फा दिया है, रिसर्च की है, कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं, रिसर्च पेपर्स किए हैं, बुक्स लिखी हैं, उस पर एक तफसील से बातचीत हुई। और जिसमें दिल्ली पहले क्या थी और अब कितनी बदल चुकी है, दिल्ली से शाहजहानाबाद, फिर नई दिल्ली और अब मेट्रो से तक कितनी तब्दीली नज़र आई है, और इन सब पर तफसील से बात हुई है। और जो उर्दू ज़बान है उसकी अहमियत को बयान किया। ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए DN24।